हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा। आज हम अभिप्रेरणा के बारे में, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा के तत्व, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले चलते हैं अभिप्रेरणा की परिभाषाएं। तो एरविल के अनुसार, एरविल ने जो परिभाषा दी है, अभिप्रेरणा का अर्थ है सजीव प्रयास। ठीक है, ये किसकी परिभाषा है? ये है एरविल की परिभाषा। पीटी यंग के अनुसार किसी क्रिया को जागृत करने, उसे बनाए रखने तथा उसके तरीकों को नियमित करने को अभिप्रेरणा कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी क्रिया यानी किसी काम को करना और उसको लगातार करते रहना और उसके तरीकों को एक नियमित व्यवस्थित करके उसके अनुसार कार्य करना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाती है। अगले हैं हमारे स्किनर महोदय। अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है, अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है, ये कहा सोरेनसन ने। ठीक है, अभिप्रेरणा क्या है? अधिगम का राजमार्ग है, ये स्किनर ने कहा। अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है, ये कहा सोरेनसन ने। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रकृति के रूप में की जा सकती है। तो मैकडूगल ने अभिप्रेरणा को जन्मजात बताया है। ठीक है, ये जन्मजात होती है, जन्म से ही बच्चे में विद्यमान हो रहती है। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। दोस्तों, अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। इस चीज़ को समझिए। देखो, अभिप्रेरणा हमें तब कब होती है? हम किसी कार्य को अपनी पूरी जिज्ञासा, अपनी पूरी रुचि, खुशी के साथ करते हैं, तो इसका मतलब हम अंदर से अभिप्रेरित हैं उस काम को करने के लिए। ठीक है, जहाँ अभिप्रेरणा होगी वहाँ रुचि भी होगी, और जहाँ रुचि होगी वहाँ अभिप्रेरणा भी होगी। अगले हैं गुड। किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना एवं नियमित बनाना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। गेटस। अभिप्रेरणा एक व्यक्ति के अंदर वह शारीरिक मानसिक दशा है जो उसे किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, अभिप्रेरणा, अब सपोज करो आपको डॉक्टर बनना है ना? ये खुद से ही बच्चे में एक लक्ष्य उसने निर्धारित कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसे डॉक्टर बनना अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसके लिए वो अभिप्रेरित है। ठीक है, क्या है? अभिप्रेरित है। तो वो जो भी बच्चा अब भविष्य में पढ़ाई करेगा या अधिगम करेगा या जो भी काम करेगा, वो उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग करेगा, है ना? वो अपनी शारीरिक और मानसिक दशा ऐसी बना लेगा कि वो अपने लक्ष्य से ना भटके। इसे ही अभिप्रेरणा कहते हैं। वुडवर्थ। अभिप्रेरणा एक व्यक्ति की वह दशा है जो उसे एक निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने की ओर ले जाती है। दोस्तों, यहाँ मानो किसी बच्चे का उद्देश्य क्या है? पुलिस बनना है या किसी का डॉक्टर बनना है ना? ये बच्चे का उद्देश्य है। तो अब बच्चा क्या करेगा? एक निश्चित तरीके से व्यवहार करेगा। मतलब अब जो भी उसकी क्रियाकलाप होंगे वो सब उसके अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर होंगे, है ना? वो पूरे के पूरे जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश है, वो हर संभव प्रयास करेगा एक व्यवस्थित और नियमित तरीके से। ठीक है। क्रंच एवं कैंचफील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों और कैसे का प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारी अभिप्रेरणा की परिभाषा जो है खत्म हो गई। अब देखो, अभिप्रेरणा शब्द जो है अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द से निकला है। किससे निकला है? मोटिवेशन शब्द से। अभिप्रेरणा शब्द मोटिवेशन शब्द से बना है, जो अंग्रेजी के, और मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के, मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोटेम, मोटिव शब्द से निकला है। ठीक है, किससे? मोटिव शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है गतिशील, गतिशील या चलायमान करना। जिसके लिए व्यक्ति भागने लगे। ठीक है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति एक्टिव हो जाए पूरी तरह से, उसके लिए भागने लगे, उसके लिए कोशिश करने लगे, हर संभव प्रयास करे, वो होता है किसी क्रिया को करने के लिए गतिशील या चलायमान होना।
अब जानते हैं अभिप्रेरणा के प्रकारों के बारे में। अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अर्जित प्रेरक, ये पहला होता है जन्मजात प्रेरक, दूसरा होता है अर्जित प्रेरक। अभिप्रेरणा के पक्ष या तत्व। अभिप्रेरणा के चार तत्व होते हैं। पहला होता है आवश्यकता, दूसरा है चालक, प्रनोद या फिर अंतर्नोद भी कहते हैं, तीसरा है उद्दीपन या फिर प्रोत्साहन, चौथा है सबलीकरण या पुनर्बलन। अब अभिप्रेरणा के जन्मजात प्रेरक कौन कौन से होते हैं? देखो, जन्मजात प्रेरक होता है भूख, प्यास, ये क्या है? ये जन्मजात प्रेरक हैं। भूख और प्यास अभिप्रेरणा के जन्मजात प्रेरक हैं। क्योंकि जब व्यक्ति को भूख लगती है तो वो कुछ करने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए भागता है, काम करता है। देखो, कोई भी वैसे काम नहीं करता है कि किसी का भी मन करा खामखा मजदूरी कर ली या कुछ और काम कर लिया, है ना। वो उसका एक ना एक लक्ष्य होता है। अब जब तक व्यक्ति को किसी चीज़ की भूख नहीं लगेगी, उसको उसकी आवश्यकता नहीं होगी, जब तक व्यक्ति काम नहीं करेगा, ठीक है ना, कुछ चाहे वो कुछ भी काम हो। तो अभिप्रेरणा के लिए इन प्रेरकों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें दो प्रेरक हैं, जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक। जन्मजात प्रेरक में भूख, प्यास और भी आते हैं, ठीक है। और अर्जित प्रेरक में सम्मान, संपत्ति, उपलब्धि, रुचि, आदत, सामुदायिकता आदि। ये कौन से प्रेरक हैं अभिप्रेरणा के? ये अर्जित प्रेरक हैं। देखो, भूख और प्यास जन्मजात प्रेरक है, ठीक है। लेकिन जो प्रेरक हमें बाहर से अभिप्रेरित करते हैं, ठीक है, वो होते हैं अर्जित प्रेरक, क्योंकि ये हमें समाज से, दुनिया से प्राप्त होते हैं, ग्रहण होते हैं। जैसे सम्मान पाना, सम्मान कोई व्यक्ति जन्म से लेके पैदा नहीं होता है ना। सम्मान समाज में पाया जाता है, उसको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और मेहनत व्यक्ति क्यों करेगा? सम्मान पाने के लिए। फिर वो जब व्यक्ति को सम्मान पाना होगा तो वो उसके प्रति अभिप्रेरित होगा कि मैं अपने समाज में, अपने लोगों के बीच सम्मान को कैसे पाऊँ। उसको नए नए आइडिया आएंगे, वो उस पर काम करेगा, है ना। और काम कब करेगा? वो अभिप्रेरित होकर, क्योंकि उसको सम्मान चाहिए, संपत्ति चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, ठीक है। तो वो उसी हिसाब से काम करेगा। ये सब है हमारे अर्जित प्रेरक। अभिप्रेरणा के तत्व या पक्ष या तत्व। सबसे पहला है आवश्यकता। दोस्तों, आवश्यकता, जैसे सपोज करो आवश्यकता भोजन की है। देखो, भूख जो है अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है, ध्यान रखना। ये सिर्फ अभिप्रेरणा के प्रेरकों का प्रकार है, ठीक है। क्योंकि जब भूख लगती है तो भूख किस चीज से मिटेगी? पैसों से नहीं मिटेगी, भूख मिटेगी भोजन से। किससे मिटेगी? भोजन से। चालक, प्रनोद, अंतर्नोद, जो व्यक्ति को काम करने के लिए मजबूर कर दे, उसे भगा दे अपनी जगह से, वो क्या है? वो भूख है। भूख के लिए भागेगा, भूख भगा रही है, लेकिन आवश्यकता किसकी है? आवश्यकता है भोजन की। भूख के लिए व्यक्ति भागेगा जरूर, लेकिन आवश्यकता उसको भूख की नहीं है, ना ही पैसों की, उसको आवश्यकता है भोजन की, ठीक है। तो जो चीज व्यक्ति को अपनी जगह से हिला दे, उसको सक्रिय कर दे, उसको एक्टिव कर दे, है ना, किसी काम को करने के लिए अंदर से अभिप्रेरित कर दे, तो वो क्या होती है? वो होती है चालक, प्रनोद, अंतर्नोद। अगला है दोस्तों उद्दीपक या प्रोत्साहन। जैसे भूख लगी, किसकी? भोजन की। भोजन की भूख लगी और व्यक्ति भूख के लिए भागा, भोजन के लिए भागा, ठीक है। यहाँ पर उसको उद्दीपक यानी प्रोत्साहन, भोजन की प्राप्ति हो गई, या जो भी कुछ वो पाना चाह रहा है, जरूरी नहीं भोजन हो, भोजन की प्राप्ति। यहाँ पर उसको, व्यक्ति को भोजन की प्राप्ति हो गई, ठीक है। असबलीकरण, पुनर्बलन, यानी वो इस क्रिया को अब दोबारा करेगा, दोबारा करना, ठीक है। आवश्यकता भोजन की है, लेकिन जो चीज उसको चलाएगी, भगाएगी, वो क्या है? वो भूख है। उद्दीपक, प्रोत्साहन, भोजन की प्राप्ति से जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं प्रोत्साहन या उद्दीपक। सबलीकरण या पुनर्बलन, उस कार्य को दोबारा करना।
अब बच्चों को अधिगम को पढ़ाने के लिए कैसे अभिप्रेरित करें, बच्चों में मतलब अभिप्रेरणा कैसे लाएं कि बच्चा स्वयं से रुचि लेकर किसी भी अधिगम को ग्रहण करे, क्योंकि बच्चा जब खुद से अभिप्रेरित होगा तो उसका ग्रहण किया हुआ ज्ञान जो होगा वो बिल्कुल स्थायी होगा। क्या होगा? स्थायी होगा और लंबे समय तक टिका रहेगा बच्चे में। ठीक है। सबसे पहले पूर्व ज्ञान। ठीक है, एक अध्यापक को वहां से पढ़ाना चाहिए जहां से बच्चा पहले से जानता हो। जो चीजें बच्चा पहले से जानता हो उस चीज से बच्चे को जोड़कर नवीन ज्ञान देना चाहिए। बच्चा जो पहले से जानता है जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है बच्चों को पूर्व ज्ञान है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है ना, बच्चों को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएं। तो बच्चा क्या होगा? अभिप्रेरित होगा। ठीक है। तो दोस्तों देखो, जो बच्चा पहले से जानता है उसी ज्ञान को आधार बनाकर नवीन ज्ञान बच्चे को देना चाहिए। क्योंकि आप कुछ भी नया ज्ञान देना चाह रहे हैं बच्चे को, कुछ भी नया चैप्टर पढ़ाना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है आप सीधा सा उसको पढ़ाना शुरू कर दें। ठीक है। सपोज करो आपको किसी पक्षी के बारे में बच्चों को ज्ञान कराना है, जैसे कोयल और कोए के बारे में ज्ञान कराना है। ठीक है ना। लेकिन बच्चा पहले कोए के बारे में जानता है, तो कौवे के ज्ञान से ही बच्चे को ज्ञान इस तरह से जोड़ के दो कि बच्चे का जो ज्ञान है बच्चे को लगे हाँ मैं इसके बारे में कुछ पहले से भी जानता हूँ। जैसे कोयल और कोया दोनों काले होते हैं, दोनों की चोंच होती है। फिर बताओ, कौवा काएं काएं करता है, कोयल कूकू करती है। ठीक है ना। इस तरह से आधार बनाकर उसको नया ज्ञान दो ताकि बच्चे में रुचि उत्पन्न हो। अगर आप डायरेक्ट ही किसी चीज़ का ज्ञान देना बच्चे को शुरू कर देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, फिर उसमें रुचि नहीं लेगा। रुचि नहीं लेगा तो बच्चा अभिप्रेरित भी नहीं होगा। तो इसलिए बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। पुरस्कार, बच्चों को प्रोत्साहित करें, बच्चों की प्रशंसा करें, शाबाशी दें। ठीक है ना। वह अधिगम में और बेहतर करेगा या फिर अधिगम में अभिप्रेरित होगा अधिगम के प्रति। बच्चों को प्रोत्साहित करें, प्रशंसा करें बच्चों की। तो इससे क्या होगा, बच्चा जिस काम के लिए भी आप बच्चे की वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको शाबाशी दे रहे हैं या प्रशंसा कर रहे हैं, इससे क्या होगा, बच्चे का मनोबल बढ़ेगा, बच्चा अधिगम के प्रति और अभिप्रेरित होगा, उस काम को और भी बेहतर ढंग से करने की कोशिश करेगा। ठीक है। अगला है शिक्षण विधि। बच्चों को करके सीखने वाली शिक्षण विधि से अपनाएं। बच्चों को ज़्यादातर मौके ऐसे दें कि बच्चा खुद ही गतिविधि आधारित शिक्षण को ग्रहण करे, खुद ही गतिविधि कर कर बच्चा अधिगम को ग्रहण करे। शिक्षक को क्या करना है, शिक्षक को केवल एक मार्गदर्शक के रूप में उसको रास्ता दिखाना है। ठीक है। बच्चे को रास्ता दिखाना है, शिक्षक का बस यही काम है। बाकी बच्चा खुद करके सीखेगा। और शिक्षक को भी ऐसी ही विधि से पढ़ाना चाहिए कि बच्चा खुद करके सीखे। जैसे मोंटेसरी विधि से पढ़ाया जा सकता है। बच्चों को करके सीखने वाली विधि से पढ़ाएं।
तो दोस्तों अधिगम को पढ़ाने के लिए बच्चों को अभिप्रेरित कैसे करेंगे? उसके पूर्व ज्ञान से पढ़ाएं। बच्चे के जो जो बच्चा पहले जानता है उसको आधार मानकर बच्चे को नया ज्ञान दें। बच्चे को पुरस्कार दें, प्रोत्साहित करें, उसकी प्रशंसा करें, उसको शाबाशी दें। इससे भी बच्चा अभिप्रेरित होगा। शिक्षण विधि बच्चे के अनुरूप हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसके लिए एक अलग शिक्षण विधि होती है, लेकिन जो बच्चा सामान्य है या थोड़ा सा सामान्य से कम बुद्धि का है उसके लिए अलग शिक्षण विधि होनी चाहिए। सभी बच्चों को एक शिक्षण विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। अगला है विषय वस्तु का स्वरूप। दोस्तों, विषय वस्तु यानी पाठ्य पुस्तक जो होती हैं उसका स्वरूप या उसकी रचना बच्चों की उम्र, क्षमता, उनकी ग्रहण शक्ति के अनुसार होनी चाहिए, तभी बच्चा अभिप्रेरित होगा। अगर मानो उसमें किसी भी पाठ्य पुस्तक में शब्दावली कठिन है ना, बच्चे के सर के ऊपर से उतर रही है, तो बच्चा क्या करेगा, उसको उपकाऊ समझने लगेगा, उसमें रुचि नहीं लेगा और फिर वो उसके प्रति अभिप्रेरित भी नहीं होगा। ठीक है, तो विषय वस्तु का स्वरूप क्या होना चाहिए? बच्चों की क्षमता, मैं लिख देता हूं, विषय वस्तु का स्वरूप बच्चों की क्षमता या फिर उम्र, बच्चों की उम्र के अनुसार हो, क्षमता के अनुसार हो, ग्रहण शक्ति के अनुसार हो। क्योंकि देखो, एक कक्षा में सभी तरह के बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली भी, सृजनशील भी, सामान्य भी, कम बुद्धि भी, मंद बुद्धि भी। ठीक है ना, तो बच्चों की क्षमता के अनुसार बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक होती हैं और उसका स्वरूप होता है बच्चों की क्षमता के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी बच्चों को एक होमवर्क देना है तो सभी बच्चों को एक साथ एक जैसा होमवर्क दे दिया, नहीं। अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसको चुनौतीपूर्ण वाला कार्य देना चाहिए, कोई बच्चा सामान्य है तो उसको सामान्य गृह कार्य देना चाहिए। लेकिन जिस बच्चे की ग्रहण शक्ति थोड़ा कम है, वो मंदबुद्धि है, तो उसको उसके अनुसार हल्का कार्य देना चाहिए। तो बच्चा क्या होगा, अभिप्रेरित होगा और कोशिश करेगा उस कार्य को अच्छे से अच्छे ढंग से करने की। रुचि, बच्चों का पुनर्बलन बढ़ाना या फिर बच्चों का भ्रम दूर करके सिखाना, इससे क्या होता है, इससे भी बच्चों में रुचि होती है। ठीक है ना, अधिगम के प्रति बच्चों में रुचि होती है। क्योंकि देखो, अगर बच्चों का भ्रम, बच्चों का कन्फ्यूजन एक शिक्षक दूर नहीं कर पाएगा ना, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को जो है कठिन समझने लगता है, उससे दूर भागने लगता है, उसकी रुचि उसके प्रति खत्म हो जाती है। ठीक है, तो बच्चे की जो रुचि है वो कब बढ़ती है, जब बच्चे का पुनर्बलन करो, उसको प्रोत्साहित करो, बच्चों का भ्रम दूर करो, उसकी जिज्ञासा को शांत करो, तब बच्चे में रुचि बढ़ती है। अगला है जिज्ञासा शांत करने के अवसर। तो बच्चों के सवालों का शिक्षक को सही उत्तर देना चाहिए जिससे बच्चों की जिज्ञासा शांत हो सके। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे ने कुछ भी अटपटा सवाल कर दिया और शिक्षक ने क्या करा, चल भाई डांट दिया, पीट दिया, उसको मार दिया है ना, और उसको बैठा दिया, तो क्या होगा, अगली बार से वो बच्चा प्रश्न करने से पहले 10 बार सोचेगा, है ना, उसकी जिज्ञासा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देखो, ये जिज्ञासा क्या है, बच्चे का एक वैज्ञानिक गुण है। अगर किसी बच्चे में जिज्ञासा नहीं है ना, तो समझो वो बच्चा फिर कोई खास अभिप्रेरित नहीं होगा। जिज्ञासा होनी बच्चे में बहुत ज़रूरी है और सभी बच्चों में जिज्ञासा होती है ना। छोटे छोटे बच्चों में तो बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, वे हर बाल की खान निकालते हैं, ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, ऐसा क्यों हुआ, ये सब क्या है, ये सब बच्चे की जिज्ञासा है। तो एक शिक्षक को पूरा सहजता के साथ बहुत ध्यान में रखते हुए बच्चों के सवालों का जवाब देना चाहिए जिससे उनकी जिज्ञासा शांत हो सके। कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक होना चाहिए। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक का मतलब होता है कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आपसे सवाल कर सकें, अपने प्रश्नों को रख सकें, अपना जो भाव है उसको व्यक्त कर सकें। बच्चों को कक्षा में बोलने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए। ये होता है प्रजातांत्रिक माहौल, जहाँ पर कक्षा का माहौल बच्चों के अनुसार हो। कक्षा का व्यवहार कैसा होना चाहिए? कक्षा का व्यवहार मित्रवत होना चाहिए।
सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, सहज होना चाहिए। अगला है सक्रिय अधिगम। सक्रिय अधिगम मतलब, सक्रिय मतलब एक्टिव। कोई भी जब भी कोई अधिगम कराएं तो ऐसा अधिगम कराएं जिससे बच्चा एक्टिव रहे, सक्रिय रहे। अधिगम के दौरान बच्चे का एक्टिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चा जब एक्टिव होगा तभी वो अभिप्रेरित होगा। ठीक है, तो कक्षा के दौरान बच्चा कैसा होना चाहिए? सक्रिय रहना चाहिए। अधिगम के दौरान बच्चा सक्रिय रहना चाहिए। अधिगम के दौरान बच्चा सक्रिय रहना चाहिए। ऐसा मतलब अधिगम, एक शिक्षक को ऐसा अधिगम कराना चाहिए कि बच्चा खुद करके सीखे, खुद ही एक्टिव हो और खुद ही करे उस काम को और खुद ही सीखे। इससे क्या होगा? बच्चे का ज्ञान स्थायी होगा और मजबूत होगा, उसकी स्मृति भी ज़्यादा बढ़ेगी। विचार प्रकट करने के अवसर, बच्चे को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए कक्षा में, अपने विचार प्रस्तुत करने के अवसर मिलने चाहिए। यही जो, इसी को बोलते हैं प्रजातांत्रिक माहौल, लोकतांत्रिक माहौल, है ना। कोई बच्चा अपने विचार प्रकट कर सके कक्षा में तो उसको बोलते हैं कक्षा का वातावरण कैसा है? प्रजातांत्रिक है या फिर लोकतांत्रिक है। अगला है समावेशित कक्षा कक्ष। समावेशी कक्षा कक्ष मतलब सभी बच्चे जो है कक्षा में एक चक्र में बैठे हों, ताकि सभी बच्चे एक दूसरे को देख सकें। ठीक है, बच्चे कुछ इस तरह से बैठे हों कक्षा में, है ना। यहाँ बच्चे क्या है? सभी बच्चे एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं, एक दूसरे से के विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण के द्वारा अभिप्रेरणा बढ़ाई जा सकती है और बच्चों को वरीयता दी जाए। बच्चों को वरीयता का मतलब है बच्चों को मेन रखा जाए, बच्चों को क्या शिक्षा का केंद्र बिंदु माना है। ठीक है, एनसीएफ 2005 ने भी बच्चों को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना है, तो इसीलिए बच्चे को वरीयता दी जानी चाहिए। हर चीज, हर विषय वस्तु, हर शिक्षण विधि बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे बच्चा अभिप्रेरित होगा, मोटिवेशन होगा बच्चे का अधिगम के प्रति। तो दोस्तों, आज की हमारी अभिप्रेरणा की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और दोस्तों के साथ साथ में शेयर भी करना। जो लोग नए चैनल पर हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।